आजकल ज्यादातर घूमने की जगह भीड़, शोर और कचरे से भरी हुई हैं और ऐसी जगह मिलना मुश्किल हो गया है जो इन सब से बिल्कुल अनटच्ड हो। इस वीडियो में हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो इन सब से कोसों दूर है। यहाँ ऊंचे बर्फीले पहाड़, घने जंगल, पक्षियों की चहचहाहट और चारों तरफ सिर्फ सुकून मिलेगा। यहाँ खूबसूरती है, शांति है और साथ में थोड़ा रोमांच और खतरा भी। और पहाड़ों की गोद में बसी एक शांत तिब्बती मोनेस्ट्री जो इस जगह को और भी अलग एहसास देती है। कैंप साइट से साच पास और पीर पंजाल रेंज के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। यहां आपको प्रकृति अपने सबसे प्योरेस्ट और रॉ फॉर्म में देखने को मिलेगी। यह है मलूर। हमने सुबह सुबह जल्दी यात्रा शुरू की। ट्रैक शुरू होने की जगह से पहले जहां तक गाड़ी जाती थी वहां तक हमने एक टैक्सी ली। हम 3 दोस्त हैं और हम अपना खाने और रहने का सामान खुद ले जा रहे हैं। दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव और उनके पीछे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, बगल में एक नदी बहने लगी और थोड़ा आगे जाकर 2 जलधाराएं मिलकर एक बड़ी नदी का रूप ले रही थीं। हम धीरे धीरे नीचे उतरते हुए एक छोटे से पुल तक पहुंच गए। एक पल के लिए रुके, गरजती नदी को निहारते हुए जो भारी प्रबल ध्वनि के साथ नीचे की ओर बह रही थी। फिर हमने चढ़ाई शुरू की, ऊपर की ओर बढ़ते हुए नदी को पीछे छोड़ते। जैसे ही हम चलने लगे, रास्ता और खड़ा हो गया। इस बार ट्रैक की शुरुआत से ही रास्ता मुश्किल हो गया था। हर कदम पिछले से ज्यादा मेहनत मांग रहा था। हमारे मन में धीरे धीरे विचार आने लगे, ये अनावश्यक असुविधा क्यों? हम घर पर आराम से एक आसान, आरामदायक दिन बिता सकते थे। लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद हमें रास्ते पर एक कुत्ता मिला, शांत और अप्रत्याशित रूप से दोस्ताना। ऐसा लगा जैसे हमसे पर्सनली मिलने आया हो। हम वहीं आराम करने के लिए बैठ गए और वो भी बगल में बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर से चलने लगे और कुत्ता चुपचाप हमारा पीछा करने लगा। यहां से रास्ता थोड़ा आसान हो गया, न उतना खड़ा न उतना चुनौतीपूर्ण। कुत्ता कभी कभी आगे चल जाता, फिर रुककर हमारा इंतजार करता, जैसे कोई अनकहा मार्गदर्शक राह दिखा रहा हो। बर्फ से ढके पहाड़ ज्यादा साफ, ज्यादा नजदीक दिखने लगे। हम ऊंचे चीड़, स्प्रूस और देवदार के पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे, जो विशाल चट्टानों के बीच खड़े थे, मानो वे सदियों से इस रास्ते की रखवाली कर रहे हों। हमारे चारों ओर सब कुछ बड़ा, शांत और जीवंत लगने लगा। और फिर हम एक खुले मैदान में पहुंच गए। क्या शॉट है भाई? चारों तरफ पहाड़, जंगल और शांति। यही वो जगह थी जिसका जिक्र हमने शुरू में करा था। एक पुरानी तिब्बती मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसमें तिब्बती वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। मोनेस्ट्री रास्ते से थोड़ी ऊपर है, इसलिए हम अभी वहां नहीं गए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि वापसी में आपको वहां ले जाऊंगा। जैसे जैसे मौसम अनिश्चित होने लगा, हमें लगा कि आगे बढ़ते रहना ही बेहतर है। इसी समय के आसपास लोग अपने जानवरों को ऊंचे चरागाहों की ओर ले जाते हैं, जिसे अधुआर कहा जाता है। चलते चलते हमें एक प्राकृतिक पानी का स्रोत मिला और हमने मौके का फायदा उठाकर अपनी बोतलें भर ली। और फिर जैसे अचानक कहीं से एक भैंस आ गई, फिर कुछ गायें, और देखते ही देखते
भेड़ों का पूरा झुंड वहां इकट्ठा हो गया। कुछ पल के लिए हम बस वहीं खड़े रह गए, मानो हम गलती से उनके वाटरिंग टाइम पर पहुंच गए थे। बिना बुलाए, लेकिन फिर भी चुपचाप उसका हिस्सा बन गए। हम फिर से चलने लगे। पहाड़ अब और करीब लगने लगे, और फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी दूर। जितना हम उनके अंदर बढ़ते गए, उतना ही सब कुछ शांत होने लगा। न कोई शोर, न कोई नोटिफिकेशन, बस एक अलग तरह की खामोशी। और उसी खामोशी में शायद पहली बार आप कुछ और सुनने लगते हो। रास्ते में हमें एक सूखा देवदार का पेड़ मिला, तो हमने कुछ छोटी छोटी लकड़ियां उठा ली, सोचकर कि बाद में आग जलाने के काम आएंगी। थोड़ी ही देर बाद हम एक बड़े से भेड़ों के झुंड से टकरा गए, बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रैफिक जाम हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक बड़ा पानी का स्रोत मिला। हम रुके, पानी पिया। ये जगह दूसरे भेड़ पालकों के रुकने का ठिकाना है। कुछ देर ठहरने के बाद हम फिर से आगे बढ़ने लगे। हम सुबह से चल रहे थे और अब तक दोपहर होने को आ गई थी। भूख अब धीरे धीरे महसूस होने लगी थी, तो हमने तय किया अब खाना बनाने का समय है। खाना बनाने के लिए हमने पानी के नजदीक एक जगह चुनी। हम में से एक ने आग जलानी शुरू की, तो दूसरे ने एक सपाट पत्थर धोया ताकि आटा गूंथा जा सके। हमने सतह पर आटा रखा, थोड़ा पानी मिलाया और आटा गूंथ लिया। हमने प्याज, हरी मिर्च, धनिया और पनीर काटे और एक साधारण सा मसाला तैयार किया। फिर इसे मध्यम आकार की लोइयों में भरकर स्टफिंग को अच्छे से पैक कर दिया। फिर थोड़ा सा सूखा आटा पत्थर पर छिड़का ताकि बेलते समय आटा सतह पर ना चिपके। इसके बाद हाथों से दबाकर अच्छे से बेल दिया। हम 3 लोग थे, इसलिए सबके लिए 2-2 पराठे बनाए। जैसे जैसे वो आग पर सिक रहे थे, उनकी खुशबू धीरे धीरे हवा में फैलने लगी। उसी वक्त हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। वहीं बैठे बैठे गरम पराठों पर पिघलता मक्खन और हाथों में गरम चाय लिए हमने खाना खाया। उसके बाद हमने अपने स्वेटर निकाले और फिर से चलना शुरू किया। यहां से रास्ता फिर ऊपर चढ़ने लगा, थोड़ा और खड़ा और पेड़ों के बीच घुमाव लेता हुआ। रास्ते में हमें कुछ पुराने खंभे और तार दिखे जो पहाड़ की ढलान पर अजीब से फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कभी यहां से बिजली आगे पहुंचाने की योजना बनी होगी, लेकिन शायद रास्ते में ही कुछ गलत हो गया। शायद ठीक से योजना नहीं बन पाई। रास्ते में हमें एक और पानी का सोता मिला और हम फिर रुक गए अपनी छोटी बोतलें भरने के लिए, क्योंकि वो उम्मीद से ज्यादा जल्दी खाली हो रही थीं। अगर आप भी कभी इस तरह की खूबसूरत और रोमांचक ट्रिप पर गए हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कुछ देर और चलने के बाद हम एक खुले हिस्से तक पहुंचे और वहीं था साच पास, अपनी पूरी भव्यता में दिख रहा था। यह रास्ता साल में सिर्फ 4-5 महीनों के लिए ही खुलता है। पहाड़ के उस तरफ पांगी घाटी है और इस समय यहाँ बर्फ हटाने का काम चल रहा है। और यहीं से रास्ता फिर से और खड़ा होने लगा। जंगल भी अब बदलने लगा था। देवदार की जगह अब पान और भोजपत्र के पेड़ दिखने लगे। और इसी सफर के बीच कहीं मेरे अंदर भी कुछ बदलने लगा। बिना किसी साफ वजह के ऐसा लग रहा था जैसे अंदर एक तूफान उठ रहा हो। वो ख्याल जिन्हें मैंने सालों से दबा कर रखा था, धीरे धीरे सतह पर आने लगे। जैसे ही हम कैंप साइट के करीब पहुंचने वाले थे, हमें अब भी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे थे, ओक और भोजपत्र के पेड़ों की छाया में चुपचाप टिके हुए। और फिर धीरे धीरे ये इलाका खुलकर घास के मैदानों में बदलने लगा। ताजी घास, छोटे छोटे फूल जो अभी खिलने शुरू ही हुए थे। शाम की हल्की धूप में सब कुछ और भी खूबसूरत लग रहा था, शांत, चमकता हुआ और जीवंत। और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद हम अपने कैंप साइट तक पहुंच गए।
यह इलाका तेंदुओं के लिए जाना जाता है। बचने के लिए एक सिंपल सलाह, अगर बाकी कुछ काम न करे तो अंत में अपने बाकी 2 दोस्तों से थोड़ा तेज भागिए। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, हमने अपना टेंट लगा लिया और उसके साथ ही हवा ठंडी होने लगी। डिनर बनाने में हम इतने खो गए कि उसे फिल्म करना ही भूल गए। खाना खाने के बाद हम आग के आसपास बैठ गए, बातें करते हुए, हंसते हुए। रात में हमने चाय और पॉपकॉर्न बनाए ताकि महफिल थोड़ी देर और जमी रहे। और यूं ही हमने उस दिन को खत्म किया और पहाड़ों के बीच नींद में खो गए। सुबह ठंडी और शांत तरीके से शुरू हुई। एक खूबसूरत सूर्योदय हमारा इंतजार कर रहा था। हमने ब्रश किया और सोचा, क्यों ना नीचे बहती उस धारा में नहा लिया जाए। लेकिन जैसे ही पानी को छुआ, तभी समझ आ गया कि यह कितना गलत फैसला था। पानी बेहद ठंडा था, चेहरा धोना भी एक चुनौती जैसा लग रहा था। नहाना तो मानो नामुमकिन लग रहा था। उसके बाद हमने नाश्ता किया और अपना सामान पैक किया और एक योजना बनाई, सांच पास के पास की एक झील की तरफ बढ़ने की। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे हमें एक परेशानी का सामना करना पड़ा। एक संकरा हिस्सा था जहां जहां आसपास से बर्फ इकट्ठा हो गई थी। फिसलन भरा और पार करना जोखिम भरा। तो हमने फैसला लिया वापस लौटने का। कभी कभी यह भी सफर का हिस्सा होता है। झील अब किसी और दिन के लिए रहेगी और यकीन मानिए वो सच में बहुत खूबसूरत है। तो जुड़े रहिए क्योंकि वो कहानी आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हम वापस लौटे, फिर से अपना टेंट लगाया। जैसे ही शाम होने लगी, हमने डिनर बनाना शुरू किया। हमने प्याज और टमाटर भुने, फिर उसमें बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और मटर डाले। फिर उसमें स्वाद के लिए थोड़ा सोया सॉस डाला। पानी डालकर उसे उबलने दिया। फिर उसमें नूडल्स डाले और साथ में थोड़ा पास्ता भी, जिससे हमने अपने ढंग का पहाड़ी व्यंजन तैयार किया। फिर हमने उसमें पनीर के टुकड़े डाले और साथ में एक साधारण सलाद के साथ खाया। वो खाना गर्म था, पेट भरने वाला और दिल को सुकून देने वाला। पिछली रात की तरह ही हम फिर से आग के आसपास बैठ गए, खामोशी में उस गर्माहट को महसूस करते हुए, उस सुकून को और एक दूसरे की मौजूदगी को। न कोई जल्दबाजी, न कोई शोर, बस हम और ये पहाड़। और थोड़ी देर बाद हम सोने चले गए। सुबह जैसे ही हमने टेंट की जिप खोली, हमारे सामने पहाड़ों के ऊपर उगते सूर्योदय का नजारा था। हमने चाय और साथ में पोहा बनाया और फिर अपना सामान समेटने लगे। तभी हमारे एक दोस्त को लगा कि अभी टाइटैनिक जैसा पोज करने का परफेक्ट टाइम है और एक आखिरी बार उन पहाड़ों को देखा, थोड़ा सा, लेकिन एक खामोश वादा लिए कि अगले साल फिर लौटेंगे। हमने अपना सामान पैक किया और नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन यहां एक मोड़ आया। हम उसी रास्ते से वापस नहीं गए जिससे ऊपर आए थे। हमने एक संकरा नाला चुना जो बारिश के पानी के बहाव से बना था। वहां से उतरने का फैसला लिया और वही हमारी जिंदगी के सबसे यादगार एडवेंचर में बदल गई। नीचे उतरना आसान नहीं था। रास्ता खड़ा था, चारों तरफ झाड़ियां घिरी हुई थी, पैरों के नीचे फिसलन भरे पत्थर। हर एक कदम बहुत संभल कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती, और सच कहें तो पहाड़ के पास अपना एक शॉर्टकट तैयार था। बस एक बार फिसलो और आप उम्मीद से कहीं जल्दी नीचे पहुंच जाते। वैसा रास्ता तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, सबसे तेज जरूर था। और पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे पास ये खास टैलेंट है
सबसे खतरनाक, सबसे एडवेंचर भरे रास्ते चुनने का। शायद इसी वजह से जब लोग हमारे साथ आने की बात करते हैं तो हम ज्यादातर मना ही कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। आगे हमें चट्टानों के बीच एक बहुत ही सकरा रास्ता मिला, इतना तंग कि पहले बैग उतारने पड़े। हम में से एक पहले कूदा, फिर बाकी उसके पीछे पीछे आए। देखने में तो लगता था कि यहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और सच में वहां कोई रास्ता था ही नहीं। और फिर आया वो बड़ा फिसलन भरा पत्थर, पूरी उतराई का सबसे मुश्किल हिस्सा। यहां एक गलत कदम और आप सिर्फ फिसल नहीं रहे होते, बल्कि साथ में खरोंचें और टूटी हड्डियां भी ले जाते, जबकि सबसे नजदीकी अस्पताल भी मीलों दूर है। हम में से एक सीधे उस पत्थर से नीचे उतरा, दूसरे ने उसके आसपास से रास्ता निकाला, और कैमरामैन, उससे तो पूछो ही मत। उसके पास तो जैसे अपने ग्रहों के साथ खेलने का एक अलग टैलेंट है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार हमें फिर से मुख्य रास्ता मिल गया, और इसके साथ ही हम वापस उसी पानी के सोते तक पहुंचे। इस बार हमने मौका नहीं छोड़ा और वहीं उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में खुले में नहा लिया। और जैसे हमने वादा किया था, वापसी के रास्ते में हमने मठ जाने का फैसला किया। कुछ समय बाद हम आखिरकार वहां पहुंच गए, लेकिन किसी वजह से मठ बंद था। फिर भी हम थोड़ी देर वहीं रुके, आराम किया, उस जगह को महसूस किया, धीरे धीरे चारों ओर देखा। अंदर जाए बिना भी वो जगह सुकून दे रही थी। मैं इस मोनेस्टरी के बारे में इतना जानता हूं कि यह 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और एक छोटे से बौद्ध समुदाय द्वारा संभाला जाता है। उनमें से कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और हम अक्सर यहाँ उनके मुख्य पर्व के दौरान आते हैं, बुद्ध पूर्णिमा पर। इस साल ये 1 मई को पड़ रही है, और अब वक्त है इस सफर को समेटने का, उन सभी पलों को, सवालों को, खामोशी को और उस मेहनत को। हम असहजता क्यों चुनते हैं? क्यों ऐसे रास्तों पर चलते हैं जो हमें परखते हैं, जबकि आराम हमेशा एक आसान विकल्प होता है? शायद इसलिए क्योंकि यहीं बाहर, इस अनिश्चितता में, इस मेहनत में और थोड़ा खो जाने के जोखिम में, हमें चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। जो सवाल अंदर से उठे थे, कुछ के जवाब मिले, कुछ के नहीं, लेकिन शायद बात जवाबों की है ही नहीं, क्योंकि जब आप ऐसे प्रकृति के बीच कदम रखते हो, शोर से दूर, आसानियों से दूर, तो ये सिर्फ सुकून नहीं देती, ये आपको आपसे मिलवाती है। ये आपको आपकी सीमाओं से आगे धकेलती है, और उसी जगह पर आप अपने उस रूप से मिलते हो जिसे आराम ने कहीं छुपा दिया था। और शायद यही वजह है कि हम बार बार लौटते हैं। ये है एडवेंचर डायरी। सिट है कि नहीं क्या शॉट? क्या शॉट है भाई? So that right there is a very old, I guess 100 or maybe 150 years old Tibetan monastery. मिले ये जो 3 भैंसे एक साथ बैठे हुए, नहीं मारे से गांडे में। बारिश आती हुई कुछ ज़्यादा आदि मानो ये हो रहा। ये जे भाई का पानी जो इनकी बंदी ने पहचान लिया है। चुप 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 चुप। चीनी कहा था, ठीक है।
फाइनली मंदूर में पहुंच गए हम। मैं जल चुका था तब जब तू आग लगाने आई थी। कि सूखे पत्तों की तरह बिखरा हुआ समय। कि सूखे पत्तों की तरह बिखरा हुआ मैं किसी ने समेटा भी तो जलाने के लिए। आएंगे तेरी ही गलियों में चाहे देर क्यों ना हो जाए, आगे का मैं भूल गया। भाई ये खुद ने कहा था पढ़ता हूँ तेही तो नहीं है तुम्हारी। मैगी बना रही भाई तो तुम थकू के छोड़ मतलब के हो जाए कटोरा आराम से हाथ चला साइड दे भाई वीडियो बनाता हूँ। ये जो कि गांड फाड़ एडवेंचर बहुत ही मुश्किल। ये नर मादा की तलाश में अपनी जान को जोखिम में डालकर जाता हुआ मादा ने अपनी गंध छोड़ी है और ये नर उस गंध के पीछे पागल हो चुका है। इनके पेचे पड़ चुके थे। कोई मौका नहीं, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। भाई लो ही बुई देनी दी बात फेरी जंग बात कोई न गए जंग बाहर तक पता नहीं पण पिछवाड़ ना दूसरा बंदा अल्टरनेट रूट ढूंढता हुआ। दूसरे वाले नर को कुछ समस्याएं आ रही हैं। और मुनि तीने बूट तक आगे दे रख मान लाओ रिया